नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार स्टडी शाला 2.0 में। और दोस्तों, हमने शिक्षण कौशल की पिछली जो क्लास में पढ़ा था वो पढ़ा था हम लोगों ने मापन। ठीक है। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं मूल्यांकन, और मूल्यांकन के साथ साथ हम लोग और भी कई सारी चीजों पर चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। देखते हैं कि यहाँ पर क्या क्या चीजें हम लोगों को और पढ़नी है। देखिए, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे मूल्यांकन। तो मूल्यांकन में क्या है दोस्तों, जैसे आपने मापन पढ़ा था तो मापन में आपको जरूरी था कि वहां पर अंक होना चाहिए, मतलब नंबर आपको वहां पर कंपलसरी था कि नंबर होना चाहिए। लेकिन यहां पर क्या है दोस्तों कि मापन के साथ साथ मूल्यों का भी निर्धारण किया जाता है। अब देखिए, मापन में आप क्या करते थे, जैसे आपने बालक की गणित की परीक्षा ली, बालक ने गणित में 5 अंक प्राप्त किए 20 में। ठीक है। अब यहां पर मापन में केवल यह पता चला ना कि 5 नंबर मिले हैं, लेकिन मूल्यांकन में क्या होगा दोस्तों कि अन्य पहलुओं पर भी चर्चा की जाएगी कि 5 ही नंबर मिले तो क्यों मिले, किन किन जो है चैप्टर्स में वो पीछे है बालक, इन सभी बातों पर चर्चा की जाएगी। ये भी देखा जाएगा कि बालक को कितना आना चाहिए था, किन किन चीजों की आवश्यकता है, अभी कहां कहां से बालक कमजोर है। इन सारी चीजों की जो चर्चा की जाएगी वो किसमें की जाएगी दोस्तों, मूल्यांकन के अंतर्गत की जाएगी। और जो मूल्यांकन प्रक्रिया है ये कैसी प्रक्रिया है, ये सतत प्रक्रिया है, हमेशा चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है। तो ये है मूल्यांकन। आइए मूल्यांकन की कुछ परिभाषाओं को देखते हैं। अब आप समझ गए हैं कि मापन के आगे की प्रक्रिया है, ये मापन जितनी छोटी प्रक्रिया नहीं है। मापन में केवल अंक निर्धारित होता है, लेकिन मूल्यांकन में आपको यह पता चलेगा कि वो क्यों है ऐसा। ठीक है। कितना है, कितना होना चाहिए, क्यों है, ये सारी चीजें आपको वहां पर पता चलेंगी। किसके द्वारा? मूल्यांकन के द्वारा। देखिए दोस्तों, मूल्यांकन की कुछ परिभाषाएं यहां पर दी गई हैं। पहली परिभाषा क्विलिन एवं हन्ना के अनुसार है, इंपॉर्टेंट परिभाषा है, हर जगह पर यह परिभाषा आपको मिलेगी। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि आपके चैप्टर जो भी आपका सिलेबस है वहां पर मापन मूल्यांकन अलग से दिया गया है, तो इससे संबंधित परिभाषाओं के आने के चांसेस ज्यादा है। तो आप याद करेंगे कि छात्रों के व्यवहार में विद्यालय द्वारा लाए गए परिवर्तनों के विषय में प्रमाणों के संकलन और उसके व्याख्या करने की प्रक्रिया। देखिए, संकलन और व्याख्या, तो जैसे जो प्रमाण मिले हैं ये कैसे मिल गए, मापन से मिल गए आपको, लेकिन अब इनका संकलन और उनकी व्याख्या जब की जाएगी तो वो क्या हो जाएगा दोस्तों, मूल्यांकन होगा। क्योंकि मूल्यांकन में व्याख्या सहित सारी चीजें होती हैं। ठीक है। तो आप याद करेंगे कि ये क्विलिन और हिन्ना दो लोग हैं, तो यहां पर संकलन और व्याख्या दोनों चीजें होंगी। ठीक है। संकलन और व्याख्या दोनों चीजें होंगी। और यहां पर कहा गया कि विद्यालय द्वारा लाए गए परिवर्तन के विषय में, तो परिवर्तन दोस्तों तभी होता है जब अधिगम पूरा हो जाता है, और अधिगम तभी पूरा माना जाता है जब बालक के व्यवहार में परिवर्तन हो। तो ये एक परिभाषा। दूसरी परिभाषा है, मूल्यांकन की परिभाषा एक व्यवस्थित रूप में की जा सकती है जो इस बात को निश्चित करती है कि विद्यार्थी किस सीमा तक उद्देश्य प्राप्त करने में समर्थ रहा है। ठीक है। अब मूल्यांकन डंडेकर के अनुसार क्या कहा जा रहा है कि मूल्यांकन ने अपने उद्देश्य को किस सीमा तक प्राप्त किया, मतलब कि जो भी वहां पर शिक्षण किया जा रहा है उसने किस सीमा तक अपने उद्देश्य को प्राप्त किया, यही मापना किसका कार्य है, मूल्यांकन का कार्य है। मापन में आपने देखा कि बालक जो है 100 में 70 नंबर पा गया, लेकिन अब मूल्यांकन में आप देखेंगे कि जिस तरीके से बालक को पढ़ाया गया, जिस क्लास में है, जहां पर है, वो उस परिस्थिति में उसे जो उसने अपने उद्देश्य को कितना पूरा किया, तो ये आपको पता चलेगा मूल्यांकन में। ये किसने कहा? डंडेकर ने कहा है कि मतलब कितना उद्देश्य प्राप्त करने में समर्थ रहा, इसी को मापना क्या होगा, मूल्यांकन हो जाएगा। और एनसीईआरटी ने दोस्तों क्या कहा है कि इसने कहा कि यह एक सतत व व्यवस्थित प्रक्रिया है। तो इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि मूल्यांकन कैसी प्रक्रिया है, तो सतत व व्यवस्थित प्रक्रिया है, व्यापक प्रक्रिया है, बहुआयामी प्रक्रिया है, ये सारे गुण हैं इसके मूल्यांकन के। अब यहां पर है दोस्तों कि निर्धारित शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति किस सीमा तक हो रही है। ठीक है। उद्देश्यों की प्राप्ति किस सीमा तक हो रही है, यहां वाली बात। अधिगम अनुभव कितने प्रभावशाली है और उद्देश्य कितने अच्छे ढंग से पूरे हो रहे हैं, तीन चीजें इसने बताया है कि उद्देश्य किस सीमा तक, ठीक है, कितने अच्छे से, और अधिगम अनुभव जो हुआ वो कितना प्रभावशाली रहा। ये तीनों चीजें जब भी आए तो आपका क्या हो जाएगा, एनसीईआरटी के अनुसार हो जाएगा। चौथी परिभाषा, मूल्यांकन को छात्रों के द्वारा प्राप्त किए गए शिक्षा के उद्देश्यों के सीमा को ज्ञात करने की क्रमबद्ध प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया गया है। तो उद्देश्य की सीमा ज्ञात करने की
क्रमबद्ध प्रक्रिया की बात आए तो नॉर्मन ई ग्रोनलुंड के अनुसार ये परिभाषा हो जाएगी। तो 4 परिभाषाएं, चारों इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों चलते हैं आगे, देखते हैं कि मूल्यांकन के अंग कौन कौन से हैं। तो मूल्यांकन के दोस्तों 3 अंग हैं। कौन कौन से 3 अंग हैं? कौन कौन से अंग हैं दोस्तों? तो देखिए, शिक्षण उद्देश्य है, उसके बाद आता है दोस्तों अधिगम क्रिया, और इसके बाद आपका व्यवहार परिवर्तन, और ये कहा जाएगा शिक्षण उद्देश्य। अब देखिए क्या है, ये समझिए। सबसे पहले शिक्षण या मूल्यांकन को शुरू करने से पहले आप क्या करते हैं? शिक्षण के उद्देश्यों को निर्धारित करते हैं। ठीक है, जब आपने शिक्षण का उद्देश्य निर्धारित किया तो इसी को पूरा करने के लिए आप अगले चरण पर आते हैं, अधिगम क्रियाएं आयोजित करते हैं। जैसे आपने शिक्षण किया, कुछ गतिविधियां कराई, ठीक है, बच्चों से प्रश्न पूछे, ये सारी जो क्रियाएं आती हैं ये अधिगम क्रियाओं के अंतर्गत आ गई हैं। लर्निंग एक्टिविटीज, अब दोस्तों आपने जब लर्निंग एक्टिविटीज कर ली तो अब आपके दिमाग में आया कि अब देखते हैं इसमें किसना सीखा। ठीक है, तो बालक के व्यवहार में जब परिवर्तन होता है तभी माना जाता है कि शिक्षण जो है वो पूरा हुआ है। तो जब बालक के व्यवहार में परिवर्तन होगा तो ये कैसे पता चलेगा? ये सभी चीजें पता चलेंगी मूल्यांकन के द्वारा। ठीक है, तो ये तीनों अंग क्या हो जाएंगे? ये किसके अंग हो जाएंगे? मूल्यांकन प्रक्रिया के अंग हो जाएंगे। मतलब जब भी आप मूल्यांकन शुरू करेंगे तो इन तीनों चीजों को ध्यान में रखेंगे। शिक्षण उद्देश्य है, अधिगम क्रियाएं हैं, और व्यवहार में परिवर्तन, ये सभी किसके अंग हैं? मूल्यांकन के अंग हैं। अब दोस्तों यहीं पर आप एक चीज समझ लीजिए, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन क्या है? देखिए यहां पर आ जाते हैं सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, इसको मैं अलग से नहीं बताऊंगा। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, ठीक है, अब समझिए क्या है ये सतत एवं व्यापक मूल्यांकन क्या है दोस्तों? देखिए 2 शब्द हैं, एक है सतत और एक है व्यापक। सतत का मतलब होता है लगातार, ठीक, और व्यापक का मतलब होता है विस्तृत क्षेत्र में। ठीक है, जैसे अभी तक मूल्यांकन का मतलब आप समझ रहे होंगे कि बस एक परीक्षा ले ली जाए तो उसमें वो जो है मूल्यांकन हो जाएगा। लेकिन दोस्तों परीक्षा से तो केवल आप बालक के संज्ञान पक्ष की जानकारी पाएंगे ना, लेकिन उसके जो अन्य पक्ष होंगे, संज्ञान के इतर जो पक्ष होंगे, जैसे भाव पक्ष है, कौशल पक्ष है, ये जो पक्ष होंगे इनका भी तो मूल्यांकन करना है, तो ये व्यापक के अंतर्गत आएगा। तो सतत का मतलब लगातार होना चाहिए, और व्यापक का मतलब क्या होगा? भाव पक्ष, कौशल पक्ष और संज्ञान पक्ष, इन सभी का मूल्यांकन होगा तो वो व्यापक मूल्यांकन हो जाएगा। इतना आप यहां समझिए, अभी आगे इन सारी चीजों को और भी डिस्क्राइब कर दिया जाएगा। अब दोस्तों देखिए मूल्यांकन का क्या उद्देश्य होता है, ये समझ लीजिए। ज्ञान की जांच व विकास की जानकारी, बिल्कुल, कितना बालक को ज्ञान है और उसने कितना जो है विकास कर लिया है इसकी जानकारी। अधिगम की प्रेरणा, जब आप मूल्यांकन करते हैं बालक का जैसा रिस्पांस रहता है उसी के अनुसार उसे प्रेरित करते हैं और सीखने के लिए। व्यक्तिगत भिन्नताओं की जानकारी, आपने मूल्यांकन किया तभी तो आपको पता चलेगा कि बालक किस लेवल पर है। वैयक्तिक भिन्नताएं जो होती हैं उसका पता आप लगा पाएंगे। निदान इंपॉर्टेंट है, मूल्यांकन आप करेंगे तो बालक में जो भी कमियां होंगी वो पता चलेंगी, और जैसे कमियां आपने पता किया तो यही तो होगा। निदानात्मक कार्यवाही कब होती है? जब कमियां पता चलती हैं तो निदान हो जाता है, और उसका उपचार आप करते हैं निदान के बाद। पाठ्यक्रम में सुधार, मूल्यांकन आपने किया तो आपको पता चलेगा पाठ्यक्रम में कहां-कहां कमियां है। टीएलएम की उपादेयता, मतलब कितनी उपयोगिता है टीएलएम की, टीएलएम कितना कारगर साबित हो रहा है, कौन सा टीएलएम कितना उपयोगी साबित हो रहा है, ये भी पता चलेगा। निर्देशन की बात करें तो मूल्यांकन करने के उपरांत आप निर्देशन देने में भी सक्षम हो सकते हैं। प्रमाण पत्र प्रदान करना, दोस्तों जब आप परीक्षा ले लेते हैं तो उसके बाद ही तो आप प्रमाण पत्र जो है देते हैं। और मानकों का निर्धारण करना, तो मानकों का निर्धारण भी किसके अंतर्गत आता है? ये भी मूल्यांकन के अंतर्गत ही, मतलब मूल्यांकन के उद्देश्यों के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए दोस्तों और देखते हैं मूल्यांकन के क्षेत्र। तो मूल्यांकन के क्षेत्र कौन कौन से हैं? यहां पर ध्यान दीजिएगा कि मूल्यांकन के क्षेत्र 4 क्षेत्रों में बांटा गया है। एक है शिक्षण, प्रशासन, निर्देशन एवं परामर्श व भविष्य कथन। यहां पर आप शिक्षण के बारे में जानिए, ये इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन यहां पर बताना मुझे उचित लगा कि बता दिया जाए ताकि चीजें जो है अनछुई ना रह जाए। शिक्षण के मूल्यांकन का क्षेत्र जो शिक्षण के अंतर्गत क्या क्या आता है, जैसे पाठ्यक्रम का मूल्यांकन, शिक्षण विधियों का मूल्यांकन, शिक्षण प्रक्रिया का मूल्यांकन, शिक्षक और विद्यार्थी दोनों का मूल्यांकन होता है। ठीक है, किसमें? शिक्षण के
मूल्यांकन का जो शिक्षण का क्षेत्र होता है उसके अंतर्गत इसी तरीके से प्रशासन, निर्देशन, परामर्श, भविष्य कथन। भविष्य कथन में दोस्तों जैसे आपने किसी बालक का मूल्यांकन किया, आपने उसकी स्थितियां देखी, तो आप जो है भविष्य कथन कर सकते हैं कि बालक अच्छा करेगा या अच्छा नहीं कर पाएगा, किस फील्ड में अच्छा करेगा, ये सारी चीजें पता चलेंगी। तो आप केवल याद रखें मूल्यांकन के 4 क्षेत्र हैं: शिक्षण, प्रशासन, निर्देशन एवं परामर्श और भविष्य कथन। ठीक है। अब देखिए मूल्यांकन का महत्व क्या है दोस्तों। तो मूल्यांकन उचित शैक्षिक निर्णय लेने के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। ठीक है। आगे है मूल्यांकन से शिक्षा शास्त्री, प्रशासक, अध्यापक, छात्र तथा अभिभावक शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति सीमा को जान सकेंगे। ठीक है। जब तक मूल्यांकन नहीं किया जाएगा तब तक आपको यह नहीं पता चलेगा कि बालक जो है कितना जो है उसने प्राप्त किया है, शिक्षण अधिगम ने अपने उद्देश्यों को कितना प्राप्त कर लिया है। मूल्यांकन शिक्षण के उद्देश्यों को स्पष्ट करता है। ठीक है। शिक्षण का उद्देश्य कितना पूरा हुआ इसको स्पष्ट कर देता है, अध्ययन के लिए प्रेरित करता है। मूल्यांकन के आधार पर पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियों, सहायक सामग्री आदि में आवश्यक सुधार किया जा सकता है। अभी आपने देखा कि पता चलता है इनकी उपादेयता, और उपादेयता जब आप जान जाएंगे तो इसमें सुधार भी आप कर सकेंगे। ठीक है। कक्षा शिक्षण में सुधार कर सकते हैं। मूल्यांकन के आधार पर छात्रों के शैक्षिक व व्यावसायिक निर्देशन भी दिया जा सकता है। अभी आपने देखा कि जो है इसका उद्देश्य क्या है, निर्देशन देना। ठीक है। तो ये भी हो सकता है। मूल्यांकन से छात्रों की रुचि, अभिरुचि, कुशलता, योग्यता, दृष्टिकोण, व्यवहार, इन सभी का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। और मूल्यांकन से विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमों की उपादेयता का भी ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, जैसा कि आपने पीछे भी देखा है। तो ये होता है मूल्यांकन का महत्व। यहां से आपको 4 ऑप्शन देकर के प्रश्न पूछेगा कि निम्न में कौन सा मूल्यांकन का महत्व नहीं है, तो वो आप ऑप्शन देखकर ही सही कर ले जाएंगे। मूल्यांकन के पक्ष को देखिए, यहां से प्रश्न कैसे बनेंगे ये भी समझेंगे। मूल्यांकन के कितने पक्ष हैं दोस्तों? 3 पक्ष हैं। BS ब्लूम के आधार पर, ठीक है, अनुसार ये होता है। अब देखिए कौन कौन से पक्ष हैं: ज्ञानात्मक, भावात्मक और कौशलात्मक। ठीक है। ज्ञानात्मक पक्ष में किसकी चर्चा होती है? तो स्मृति की चर्चा होती है, मतलब बालक को कितना याद है। इसका जो पहला चरण होता है वो है ज्ञान, और अंतिम चरण क्या है? मूल्यांकन। तो जो सबसे सरल चरण है वो पहला है, और सबसे जो जटिल है और उच्च है वो कौन सा है? लास्ट वाला है, मूल्यांकन। इसी तरीके से इसका भी पहला चरण और ये वाला जो लास्ट वाला चरण होगा वो सबसे उत्कृष्ट होगा, मतलब सबसे उत्तम चरण होगा। ठीक है। और यहां भी वही चीज होगी। आपसे पूछा जा सकता है कि भावात्मक पक्ष, मूल्यांकन का भावात्मक पक्ष का जो पहला चरण है वो क्या है? तो आप बताएंगे, ध्यान देना। सबसे उत्कृष्ट चरण कौन सा है? तो मूल्य का विशिष्टीकरण करना। यहां पर जो है कौशलात्मक पक्ष का पहला चरण कौन सा है? तो उत्तेजना। अंतिम कौन सा है? तो स्वाभाविकरण। और ज्ञानात्मक पक्ष में पहला है ज्ञान, अंतिम है मूल्यांकन। आज दोस्तों बात करें ज्ञानात्मक पक्ष में, तो स्मृति पर ध्यान दिया जाता है। भावात्मक पक्ष में दोस्तों ध्यान दिया जाता है रुचि पर, ठीक है, अभिवृत्ति पर, मूल्यों पर ध्यान दिया जाता है। इन सभी पर ध्यान दिया जाता है। किसमें? ये होता है आपके भावात्मक पक्ष में। और दोस्तों बात करें कौशलात्मक पर, तो इसमें जो गामक क्रियाएं होती हैं, जैसे हाथ से कुछ काम सीखना, ठीक है, तो गामक क्रियाओं पर ध्यान दिया जाता है। जो मांसपेशियों से संबंधित क्रियाएं होती हैं उन पर ध्यान दिया जाता है। किसमें? कौशलात्मक पक्ष में, कि बालक कौन सा कौशल सीख सकता है। ठीक है, ये चीजें हो गई। अब बात करें मूल्यांकन के प्रकार, तो दोस्तों मूल्यांकन के प्रकार मिचेल स्क्रीबैन के अनुसार 2 प्रकार का मूल्यांकन है। कौन कौन सा? एक रचनात्मक या संरचनात्मक मूल्यांकन, दूसरा है योगात्मक या आंकलित मूल्यांकन। अब यहां पर थोड़ा सा समझ लीजिए कि ये दोनों चीजें क्या है। तो रचनात्मक मूल्यांकन दोस्तों होता है, इसमें जो है छोटे छोटे, ठीक है, छोटा छोटा मूल्यांकन किया जाता है, मतलब सीमित स्तर, छोटे स्तर पर मूल्यांकन होता है। कैसे? छोटे स्तर पर। जैसे आपने जो है पाठ पढ़ाया और आपने पाठ पढ़ाकर पाठ के दौरान ही आपने मूल्यांकन कर लिया, पाठ समाप्त किया तुरंत मूल्यांकन कर लिया, ये जो है प्रभावी होता है। क्यों? क्योंकि जब आप बार बार बीच बीच में मूल्यांकन करते रहेंगे दोस्तों, तो वहां पर आपको ये हो जाएगा ना कि आपको कोई बालक के अंदर जो भी कमियां हैं वो आप यहीं पर निर्धारित कर लेंगे और उनका क्या करेंगे? आप निदान करेंगे। जैसे निदान बार बार आप करते रहेंगे और उसमें उपचारात्मक शिक्षण करते रहेंगे, और उपचारात्मक शिक्षण के दौरान इनकी जो कमियां होंगी वो समाप्त होती रहेंगी। तो रचनात्मक या संरचनात्मक मूल्यांकन जो होता है वो छोटे छोटे भागों में होता है। ठीक है, ये आप समझ गए, और ये बराबर चलता रहता है। अब बात करें योगात्मक या आंकलिक मूल्यांकन का, तो दोस्तों ये सत्र के अंत में, ठीक है,
या जब आप पाठ्यक्रम समाप्त कर लेते हैं उसके अंत में, ठीक है, पाठ्यक्रम के अंत में। इस परीक्षण के बाद, इस मूल्यांकन के बाद क्या होता है दोस्तों, बालक को अगली कक्षा में प्रोन्नत किया जाता है। तो आप याद रखेंगे जो योगात्मक मूल्यांकन होता है वो सत्र के अंत में किया जाता है। डन है, ये सारी चीजें आपको याद करनी है। यहीं पर आप देख लीजिए सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। अब देख लीजिए सतत एवं व्यापक मूल्यांकन क्या है, ठीक है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन ये समझिए दोस्तों क्या है। तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन क्यों होता है, आपको बताया कि सतत व्यापक मूल्यांकन क्या है, ये तो बता दिया। क्यों होता है ये समझिए। इसको करने से, जैसे आपने बार बार मूल्यांकन किया, बार बार आपने बालक से प्रश्न किया, परीक्षा ली, और लास्ट में जब आप आकलित मूल्यांकन लास्ट में करेंगे ना, तो बालक के जो है जहन से जो परीक्षा का डर है वो निकल जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए सतत एवं व्यापक मूल्यांकन वर्तमान समय में एक अभिन्न अंग बन गया है कि बार बार मूल्यांकन करते रहिए, बालक की जो समस्याएं वो हल होती रहेंगी, उपचारात्मक शिक्षण होता रहेगा, और लास्ट में जाते जाते बालक के मन से जो परीक्षा का भय है वो समाप्त हो जाएगा। तो आपने देखा रचनात्मक और योगात्मक मूल्यांकन, रचनात्मक मूल्यांकन छोटे छोटे स्तर पर बराबर होता है, योगात्मक मूल्यांकन दोस्तों सत्र के अंत में किया जाता है, और अर्धवार्षिक रूप में भी होता है और सत्र के अंत में भी होता है। अब देखिए दोस्तों उत्तम परीक्षण क्या है, उत्तम परीक्षण के बारे में जान लीजिए। उत्तम परीक्षण आवश्यक रूप से प्रयोजनपूर्ण एवं प्रभावीकृत यंत्र है जो मानव व्यवहार का वस्तुनिष्ठता एवं व्यापकता के साथ मापन करता है। यहां पर जो आपसे प्रश्न बनेगा वो इसकी विशेषता से बनेगा, ठीक है। तो उत्तम परीक्षण की विशेषताएं आप देख लीजिए क्या होती हैं। किसी भी उत्तम परीक्षण में कुछ मूलभूत विशेषताएं होती हैं। यदि कोई परीक्षण उन विशेषताओं से युक्त है तो उसे एक उत्तम परीक्षण कहा जाता है। अब इसकी विशेषताओं को दो भागों में बांट दिया गया, कौन कौन सी, व्यवहारिक विशेषता और तकनीकी विशेषता। अब देखिए उत्तम परीक्षण की विशेषताएं व्यवहारिक और तकनीकी। तो व्यवहारिक विशेषता में क्या आता है, उद्देश्य पूर्णता है, व्यापकता, मितव्ययता और सुगमता। तो देखिए उद्देश्य पूर्णता क्या है ये समझिए। कोई भी आप परीक्षण कर रहे हैं तो उसका एक उद्देश्य निश्चित होता है कि किस उद्देश्य को ध्यान में रखकर हमने इस जो है परीक्षण को बनाया है, ठीक है। तो उद्देश्य पूर्णता ये हो गई कि जो भी आप परीक्षण या प्रश्न बना रहे हैं उसका एक उद्देश्य होना चाहिए और उस उद्देश्य को पूरा करना चाहिए वो परीक्षण, तो उद्देश्य पूर्ण हो गया। व्यापक होना चाहिए मतलब पाठ्यक्रम में जितने भी पाठ है, जितने भी प्रकार के प्रश्न हैं, उन सभी प्रश्नों से जो है, उन सभी पाठों से, उन सभी इकाइयों से प्रश्नों को रखना है ताकि वो सभी जितने भी उसमें पक्ष हैं सभी का मूल्यांकन वो परीक्षण कर सके। मितव्ययिता मतलब कम खर्च होना चाहिए। सुगमता मतलब सुगम होना चाहिए, मतलब इससे परीक्षण जो है आसानी से किया जा सके। यहां से प्रश्न नहीं बनते हैं, बनते हैं यहां से। आपसे पूछेगा कि निम्न में से उत्तम परीक्षण की विशेषता नहीं है, ठीक है, तो वहां पर अवैधता दे देगा या अविश्वसनीयता, इस तरीके से कुछ ऑप्शन में आपको दे देगा। अब वैधता की बात करें, ठीक है, वैधता का मतलब यह होता है कि जो भी आपका परीक्षण है वो उद्देश्यों को कितना पूरा कर रहा है, ठीक है, कितना पूरा कर रहा है, कितने सुगमता से पूरा कर रहा है, ये आपका होता है वैधता। और वैधता का के बारे में क्रोनबेक ने कहा है कि वैधता वह सीमा है जिस सीमा तक परीक्षण वही मापता है जिसके लिए उसका निर्माण किया गया। मतलब ये वैधता क्या है, उद्देश्य पूर्ण होना चाहिए। क्या आपका परीक्षण उद्देश्यों को कितना पूरा कर रहा है, कितनी सुगमता से पूरा कर रहा है, यही होती है वैधता। अगला है विश्वसनीयता। तो विश्वसनीयता का मतलब यह होता है दोस्तों कि उस परीक्षण से जितनी बार परीक्षा ली जाए या जितने लोग परीक्षा लें दोस्तों, वो हर बार लगभग सेम परिणाम दे, वही परिणाम दे, तो वो क्या होगा, वो परीक्षण आपका विश्वसनीय होगा, ठीक है। मतलब आप उसको जब भी उस परीक्षण से आप परीक्षा लें तो वो हमेशा एक ही तरीके का परिणाम आना चाहिए, तो विश्वसनीयता होगी। वस्तुनिष्ठता क्या है, वस्तुनिष्ठता का मतलब ये है कि इसमें उत्तर फिक्स होना चाहिए। क्या है, उत्तर जो हो वो निश्चित हो, ठीक है। जैसे ऑप्शनल होता है ऑब्जेक्टिव टाइप, ऑब्जेक्टिव में 4 ऑप्शंस होते हैं तो उसमें एक फिक्स होता है, उसमें जो है विवादित नहीं होता है वो, ठीक। तो वस्तुनिष्ठता इसीलिए इसको अपनाया जाता है ताकि इसमें विवाद ना हो। चाहे एक अध्यापक चेक करें, चाहे उसको 10 अध्यापक चेक करें, उसका जो परिणाम आएगा वो निश्चित आएगा। तो इसीलिए वस्तुनिष्ठ होना चाहिए परीक्षण। विभेदकता का क्या मतलब होता है कि इसमें जो प्रश्नों का प्रारूप होना चाहिए वो इस तरीके से होना चाहिए कि उसमें विभेद कर सके कि जो सामान्य स्तर के बालक हैं, जो
मध्यम के हैं, जो उच्च स्तर के बालक हैं उनमें विभेद कर सके, जैसे प्रश्नों को उनके कठिनता के स्तर के रूप में रखना चाहिए, ठीक है, ताकि जो सामान्य स्तर के बालक हैं वो सामान्य प्रश्नों को हल कर सकें, कुछ मध्यम के हल कर सकें, उसके बाद जो मध्यम के बालक हैं वो सामान्य को हल कर लेंगे, मध्यम को हल कर लेंगे, थोड़ा सा ऊपर पहुंचेंगे, तो इस तरीके से आप स्तर बना पाएंगे बालकों का। और मानक होना चाहिए। देखिए दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट होता है कि जो भी आपका परीक्षण है वो कुछ ना कुछ मानक को रखता हो, ठीक है, तो ये आपके उत्तम परीक्षण की क्या होंगी, विशेषताएं हो जाएंगी। तो इनको आप याद रखेंगे, ये वाला पांचों। और दोस्तों देखिए, क्रॉनबेक की एक पुस्तक है एसेंशियल्स ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्टिंग, तो ये किताब भी आप याद रखेंगे कि किसकी है, क्रॉनबेक की है। अगला दोस्तों, छात्र मूल्यांकन हेतु परीक्षा को दो भागों में बांटा गया है, एक है परिमाणात्मक और एक है गुणात्मक। परिमाणात्मक में क्या है दोस्तों, देखिए, मौखिक परीक्षा, लिखित परीक्षा और प्रायोगिक परीक्षा। यहां पर ये चीजें इसलिए रखी गई हैं कि आपको यहां पर ये प्रश्न मुझे बताना था कि ग्लेडाइट्स ने मौखिक परीक्षा को प्रारंभ किया है। लिखित परीक्षा के 4 प्रकार हैं, वस्तुनिष्ठ, अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय निबंधात्मक। प्रायोगिक परीक्षा का कोई प्रारूप उस तरीके से निर्धारित नहीं है। गुणात्मक में ये 4 है, जांच, सूची या स्तर माप, अवलोकन या निरीक्षण, घटनावृत्त और साक्षात्कार के माध्यम से गुणात्मक परीक्षण किया जाता है या परीक्षा ली जाती है, ठीक है। तो इसको बहुत ज्यादा आपको याद करने की जरूरत नहीं, ये वाला पॉइंट आप याद कर लीजिएगा। आज देखिए, प्रश्न पत्र निर्माण की बात करें तो इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न बन सकते हैं कि देखिए 4 जो है इसके चरण है, ठीक है। यहां से आपको प्रश्न पूछेगा कि प्रश्न पत्र निर्माण का पहला चरण है, तो परीक्षण की योजना बनाना ये पहला, प्रश्नों की रचना दूसरा, प्रश्नों का चयन तीसरा और परीक्षण का मूल्यांकन ये चौथा चरण है। अब इनके बारे में थोड़ा थोड़ा जान लीजिए। परीक्षण की योजना बनाना दोस्तों, इसमें प्रश्नों का उद्देश्य जो है ये निर्धारित होता है, संख्या कितनी है ये निर्धारित होता है, प्रश्न को अंक कितने देने हैं ये निर्धारित होता है, मतलब हर एक चीजों का निर्धारण यहीं पर कर लिया जाता है, ठीक है। और दोस्तों दूसरी चीज आती है आपकी प्रश्नों की रचना। तो अब दूसरे चरण में प्रश्नों की रचना की जाती है, मतलब प्रश्न निर्माण किया जाता है, ठीक है। अब दोस्तों बात करें प्रश्न निर्माण, तो जितने प्रश्न परीक्षा में रखने हैं उसका 2 गुना प्रश्न यहां पर बनाया जाता है। उसके बाद तीसरा चरण है प्रश्नों का चयन करना, ठीक है। अब यहां पर दोस्तों जो 2 गुने प्रश्न बनाए गए हैं, इन्हीं में से जो उचित प्रश्न होंगे, जो अच्छे प्रश्न होंगे उनका चयन किया जाएगा। और उसके बाद दोस्तों मूल्यांकन की बात आई, तो मूल्यांकन मतलब जो अच्छे परीक्षण के गुण होते हैं, ठीक है, इसके आधार पर इसका मूल्यांकन किया जाएगा। उसके बाद जो है इस प्रश्न पत्र को परीक्षा के लिए भेजा जाएगा। तो ये 4 चरणों में प्रश्न पत्र का निर्माण होता है, ठीक है, डन है। अब देखिए दोस्तों, इसी में एक टर्म आता है ब्लूप्रिंट या विशिष्टीकरण तालिका। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि ब्लूप्रिंट जो है वो किससे संबंधित है, तो प्रश्न पत्र निर्माण से संबंधित है या परीक्षण मूल्यांकन किससे संबंधित है, तो आप बताएंगे कि प्रश्न पत्र निर्माण से संबंधित है। और ये प्रश्न पत्र निर्माण की आधारशिला होती है। देखिए, एक योग्य अध्यापक जो है वो प्रश्न पत्र निर्माण के प्रथम चरण में ही ब्लूप्रिंट तैयार कर लेता है। ब्लूप्रिंट का मतलब आप समझिए कि एक खाका होता है, ठीक है। क्या होता है, खाका होता है। ब्लूप्रिंट संपूर्ण प्रश्न पत्र निर्माण की एक कार्यकारी योजना के रूप को साकार करता है, ठीक है। तो इसको आप याद रखेंगे। देखिए, ब्लूप्रिंट में प्रश्न पत्रों में दिए जाने वाले प्रश्नों की प्रकृति और उनके संभावित अंक योजना का प्रदर्शन भी किया जाता है। एक सारणी बना दी जाती है, किस प्रकार के प्रश्न होंगे, कितने प्रश्न होंगे, कितने प्रतिशत प्रश्न होंगे और जो कितना कितना अंक होगा, ये सारी चीजें इसमें निर्धारित कर दी जाती हैं। और यही जो प्रारूप बनता है यही क्या होता है, ब्लूप्रिंट होता है या विशिष्टीकरण तालिका है। ये प्रश्न पत्र निर्माण में काम आता है। अब देखिए, प्रश्नों के प्रकार देख लीजिए, तो 2 प्रकार के होते हैं प्रश्न पत्र। कौन कौन सा प्रश्न पत्र में प्रश्नों का प्रकार, एक निबंधात्मक प्रश्न, एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न होगा। और निबंधात्मक में क्या होगा, दीर्घ उत्तरीय, लघु उत्तरीय और अति लघु उत्तरीय। वस्तुनिष्ठ में क्या होगा दोस्तों, पूर्ति प्रश्न और चयन प्रश्न। पूर्ति प्रश्न में रिक्त स्थानों की पूर्ति होगी और साधारण प्रत्यास्मरण से प्रश्न होंगे। और चयन वाले में क्या होगा, सत्य असत्य चुनना होता है। बहुविकल्पीय होता है, जो वर्तमान समय में चल रहा है। मिलान मतलब जो दोनों तरफ दे दिया जाता है, मिलान करना। और वर्गीकरण मतलब उसमें से छांटने वाला हो जाता है। ये छोटी कक्षाओं में आप लोग इसको बराबर देखते हैं। और बहुविकल्पीय प्रश्नों में आपकी परीक्षा होती है, ठीक है। तो ये हो गया प्रश्नों के प्रकार। अब दोस्तों देखिए, एक और टर्म है मूल्यांकन अभिलेखीकरण। मैं ये सारी चीजें आपको इसलिए बता दे रहा हूं ताकि कहीं से भी प्रश्न आए तो आप कर ले जाए उसको। देखिए,
अब यहां पर समझिए कि क्या है। किसी भी संस्था, ध्यान से समझिएगा, किसी भी संस्था में मूल्यांकन संबंधी अभिलेख निम्नलिखित रूपों में पाए जाते हैं। देखिए मूल्यांकन अभिलेखीकरण क्या है कि आपने जितना भी बालक के बारे में मूल्यांकन किया है उनको किसी एक अभिलेख में रख दीजिए। उस अभिलेख में क्या होगा, बालक के व्यक्तिगत जीवन के बारे में, बालक के परिवार में कितने सदस्य हैं, बालक का जो है कितना बालक ने अपने उद्देश्यों को पूरा किया है, उसका अधिगम स्तर क्या है, कितने अंक उसने प्राप्त किए, ये सारी चीजें किसमें आएंगी, मूल्यांकन अभिलेखीकरण में आएंगी। और दस्तावेज देखिए ये सारे दस्तावेज हैं, संचित अभिलेख या संचयी अभिलेख, परीक्षा पंजिका, मासिक परीक्षा, वार्षिक परीक्षा, सतत परीक्षा, जन परीक्षा पंजिका, ये सारे जो हैं मूल्यांकन के अभिलेख हैं। ठीक है, अब इसमें एक इंपॉर्टेंट जो आपका संचयी अभिलेख है इसको देख लेते हैं। संचयी अभिलेख देखिए, मूल्यांकन अभिलेखीकरण के सबसे प्रचलित रूप को क्या कहा जाता है, संचयी अभिलेख कहा जाता है। यह आंग्ल भाषा मतलब अंग्रेजी भाषा के क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड शब्द का हिंदी रूपांतरण है। ठीक है, किन्हीं सूचनाओं का संकलित लेख है, क्या सूचनाओं का संचयित लेख होगा संचयी अभिलेख। ठीक है, मतलब संकलन किया जाएगा इसमें। संचयी अभिलेख में छात्रों की जीवन वृत्त एवं अधिगम कार्य को समेकित रूप में लिपिबद्ध किया जाता है। इस तरीके का प्रश्न 68,500 में पूछा जा चुका है। ठीक है, कि जब बालक के बारे में कोई अभिलेख बनाया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है, तो वो संचयी अभिलेख हो जाएगा आपका। ठीक है, सर्वप्रथम 1928 में अमेरिकन काउंसिल ऑफ एजुकेशन ने इसका प्रयोग किया था और यहां पर 1953 में मुदालियर कमीशन ने सबसे पहले संचयी अभिलेख को मूल्यांकन के तकनीकी रूप में प्रयोग करने का सुझाव दिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है संचयी अभिलेख को मूल्यांकन के तकनीकी रूप में प्रयोग करने का सुझाव सबसे पहले किसने दिया, तो किसने दिया दोस्तों, मुदालियर आयोग ने दिया है। ठीक है, डन है। अब दोस्तों देखते हैं इतनी सारी चीजें क्या थी दोस्तों, आपका जो है आज के सेशन से संबंधित थी। क्या क्या हमने देखा, मूल्यांकन अभिलेखीकरण देखा, प्रश्न पत्र देखा, ब्लूप्रिंट देखा, व्यापक सतत एवं व्यापक मूल्यांकन देखा, उत्तम परीक्षण देख लिया, मूल्यांकन के पक्ष है, मूल्यांकन का महत्व है, मूल्यांकन का उद्देश्य है, मूल्यांकन के अंक है, अंग है, मूल्यांकन की परिभाषा और मापन और मूल्यांकन मतलब उसमें मूल्यांकन की आपने परिभाषा भी देखी। अब दोस्तों अगले चैप्टर में आप लोग ये पढ़ने वाले हैं कि जो मापन और मूल्यांकन में क्या अंतर होता है, शोध पढ़ेंगे। ठीक है, क्रियात्मक शोध और नवाचार। अगला सेशन जो होगा आपका इसी पर निर्धारित होगा। ठीक है, इसी पर आधारित आपका अगला सेशन होगा। तो दोस्तों ये सेशन आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और इसका एक टेस्ट जो है आयोजित किया जाएगा। ठीक है, इसका एक टेस्ट आपका मापन और मूल्यांकन का एक छोटा सा टेस्ट आपको कर दिया जाएगा। उसके बाद जब शोध नवाचार ये सब पढ़ा लिया जाएगा तो इस पूरे चैप्टर से मापन मूल्यांकन से पूरा एक टेस्ट आपका कराया जाएगा। तो 2-3 टेस्ट कराए जाएंगे तो आपके जो है प्रश्न होंगे इसमें वो आपको पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।